जब आएगा कि प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है, तो इसका उत्तर होता है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। नोट भी आप करते रहेंगे, थोड़ी सी गहरी पढ़ाई हम लोग करेंगे। अमेरिका के संविधान से लिया गया। जब लैंग्वेज की बात आएगी कि भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब इसमें ये गुण, इसमें जो शब्द हैं बड़े गुण हैं और पूरे संविधान को ये व्याख्या करते हैं। तो साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रस्तावना से संविधान की। मैं आप लोगों को संविधान और मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जब तक आप ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं। तो पहले तो गौर करते हैं प्रस्तावना पर। अगर प्रस्तावना को हम समझ गए तो अपने संविधान को, उसके आदर्श को, उसके स्वरूप को समझ पाएंगे। संविधान से चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे लोक सेवा आयोग को हो, एक क्वेश्चन आना ही आना है। प्री में भी आना है, मेंस में भी आना है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हम भारत के लोग, भारत को, यहाँ को शब्द छूट गया है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान के शब्द हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपसे यही हो सकता है कि जैसे संविधान आप जान रहे हैं कि 135 देशों के संविधान से लिया गया और ख़ास तौर से 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम से लगभग 200 अनुच्छेदों को एक साथ लिया गया, कई देशों के आदर्शों को लिया गया। तो ये अगर पहला क्वेश्चन अगर आता है कि किस देश से ये संविधान की प्रस्तावना लिया गया, तो आपके दिमाग में क्या प्रश्न आएगा, उत्तर क्या आएगा? पहला ही प्रश्न। जैसे अब आप कांस्टेबल लेवल का हो गया आपका, अब आपको थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा के चल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर लेवल पर चल रहा है, ठीक है। अगली क्लासेस जब इसका चलेगा तो थोड़ा सा उससे ऊपर ले चलेंगे। तो अभी आपका एसआई लेवल का चलते हैं कि इस प्रस्तावना के जो शब्द हैं, भाषा है, ये किस देश से लिया गया है और इसका कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मूल भावना यहाँ से है। ये किस अनुच्छेद को, किसी संविधान के किसी भाग को ये क्या व्याख्यापित करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय भी इसी का सहारा लेता है, इसलिए इसको हटाया नहीं जा सका और इसको संविधान का भाग मान लिया गया। काफ़ी दिनों तक इस पर चर्चा रही कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते तो बताया जाता था संविधान 22 भाग में है, अनुच्छेद 395 है, तो ये भाग में था ही नहीं। तो विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में इसको कंसेप्ट को क्लियर किया गया कि ये संविधान का भाग है। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल गए कि कंसेप्ट कहाँ से है, अमेरिका से, भाषा लैंग्वेज कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। अब इसमें जो शब्द है कि हम भारत के लोग, पहला शब्द ये है, भारत को कैसा देखना, किस नज़रिए से हम भारत को बनाना चाहते हैं, तो ये जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द को हमको समझना होगा कि हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं, विश्व के पटल पर कैसा भारत को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो कोई बच्चा अगर इसमें से आप लोग बताएं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है, बताइए। सर स्वयं ही नियम बना के स्वयं ही लागू किया जाए। लागू किया, एक पार्ट आपने बता दिया। 2 पार्ट हैं इसके। पॉलिटिकल साइंस आप लोगों में किसी ने पढ़ा है? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन वगैरह में आपका रहा है। तो ये शब्द है, इसको कहा जाता है संप्रभुता। क्या कहा जाता है? संप्रभुता। क्या कहा जाता है? संप्रभुता। अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं इसको। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का पॉलिटिकल साइंस में शब्द होता है संप्रभुता, या उसको कुछ लोग प्रभुसत्ता बोलते हैं। संप्रभुता, प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कोई ऐसा देश जो आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो।
ऐसा देश जो आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो, ऐसे देश को संप्रभु देश कहा जाता है, प्रभुसत्ता संपन्न देश कहा जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होता है। यानी सारी चीज़ें हमारे अंदर भी हैं, सारी चीज़ें हमारे बाहर भी हैं। इसका मतलब होता है आंतरिक रूप से सर्वोच्च का मतलब ये होता है कि हमारा देश राज्यों का संघ है। क्या है? अनुच्छेद 1 ही पढ़ेंगे आप, अनुच्छेद 1 में ही है, राज्यों का संघ है। यानी हमारे में भारत में कितने राज्य हैं इस समय, और कितने वो ऐसे वो वाले राज्य हैं जो केंद्र शासित होते हैं? 8। तो 28 + 8, 28 + 8 जो हमारे राज्य हैं, इनको संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं दी गई है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों से इत्तेफाक अगर नहीं रखते हैं तो अपने को इस देश से अलग कर लेंगे। ऐसा कहीं व्यवस्था है? कहीं अनुच्छेद में व्यवस्था नहीं है। सोवियत संघ संयुक्त जो USSR था, वो संयुक्त रूप से सोवियत संघ था, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी, तो वहाँ से 13-14 राज्य क्या हो गए? अलग हो गए 90 के दशक में, वो अपने को स्वतंत्र कर लिए। तो वो आंतरिक रूप से सर्वोच्च नहीं था, उसके राज्य ही उससे अलग हो गए। भारत में ऐसा संभव नहीं है कि भारत अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो जम्मू कश्मीर कहेगा मैं नहीं लड़ूंगा उसमें, मैं मेरा किनारा है, अरुणाचल कहेगा नहीं मैं चाइना के साथ हो जाऊंगा, ऐसा वो नहीं कह सकता है। तो जो देश आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो और बाह्य रूप से स्वतंत्र का मतलब कि कोई हम अपनी नीति बना रहे हैं, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, नाटो, UNO कह रहा कि नहीं आप ऐसी नीति नहीं बना सकते हैं, आप ऐसी डिप्लोमेसी नहीं बना सकते हैं, ये विश्व के लिए खतरा है, ये उसको हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है? तो ऐसा देश जो अपने आंतरिक निर्णयों को भी ले ले स्वतंत्र रूप से, अब बाह्य निर्णयों को भी स्वतंत्र रूप से ले ले, किसी देश का दबाव न माने, ऐसे देश को क्या कहा जाता है? संप्रभु देश कहा जाता है। इसी को प्रभुसत्ता, सॉवरेंटी या प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पहला शब्द हमने बताया कि हम भारत के लोग। ये शब्द लिखने का मतलब, जिसे प्रश्न आता है जब PPCS वगैरह का आप देंगे या लोक सेवा आयोग के, कि भारत की शक्ति किसमें निहित है, या संविधान की शक्ति किसमें निहित है, या भारत की शक्ति किसमें निहित है, किसमें निहित है? तो शब्द आपको याद, उसमें एक विकल्प ये रहेगा, भारत के लोगों में निहित है। किसमें निहित है? अब ये नहीं लिख देंगे आपकी संसद में निहित है, प्रधानमंत्री में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? भारत के लोगों में। भारत की संपूर्ण शक्ति, संविधान की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित है? भारत के लोगों में। तो पहला शब्द ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये आपका प्रभुता संपन्न वाला आता है, आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से स्वतंत्र। तीसरा समाजवादी। समाजवादी का अर्थ बताइए कोई बच्चा? कार्ल मार्क्स वगैरह को आपने पढ़ा? कार्ल मार्क्स को, लेनिन को, जो सामाजिक विचारक थे, जिसे पॉलिटिकल विचारक होते हैं, सामाजिक विचारक होते हैं, धार्मिक विचारक होते हैं, साइंटिफिक विचारक होते हैं, विचारधाराएं जो दुनिया में चलती है, तो वहाँ पर समाजवादी विचारधारा आया। जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 वाले में, वहाँ पर जब 38-39 अनुच्छेद में जाएंगे तो 38 और 39 अनुच्छेद में इसको बड़ा कंसेप्ट क्लियर किया गया है कि आर्थिक समानता क्या है, भौतिक समानता क्या है, सामाजिक समानता क्या है, ये सब समानताओं की जिक्र आती है। तो ऐसी विचारधारा जो हमारे भौतिक संसाधनों को समान रूप से समाज के सभी वर्गों में वितरित करे, समान रूप से लेकर चले, उस विचारधारा को क्या कहा जाता है? समाजवादी विचारधारा। इसलिए शब्द लाए गए। पंथ निरपेक्ष आप सभी जान ही रहे हैं कि हम ऐसा देश का निर्माण कर रहे हैं जहां पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, सरकार किसी धर्म खास विशेष को बढ़ावा नहीं देगी। अब जब आप अनुच्छेद 26 से लेके वो पढ़ते होंगे, 26, 27, 28 में है ना, तो वहाँ पर पंथ निरपेक्ष आपका क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्र या राज्य किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगा। लोकतंत्र का मतलब समझ ही रहे हैं। लोकतंत्र का क्या मतलब है? अब्राहम लिंकन की जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, सबसे बढ़िया डिफिनीशन उसने लोकतंत्र का दिया। जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन, क्या कहा उन्होंने? फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन है उसी को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र शासन कहा जाता है। लोकतंत्र तो होगा। गणराज्य का क्या मतलब है? ऐसा देश जहाँ का मुखिया चुना जाए। हाँ, एक शब्द इसमें और बढ़ाइए। अब आप कांस्टेबल लेवल से ऊपर का विचारधारा रखना है कि ऐसा राष्ट्र जिसका मुखिया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों शब्द आपके दिमाग में, जहन में होना चाहिए
कि उसका चुनाव चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो अपने यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका चुनाव किस तरह से होता है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष डायरेक्टली चुनाव नहीं होता है, हम जिनको चुन के भेजते हैं वो उनको चुनते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हो गए। तो क्या होते हैं? वो राष्ट्रपति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राष्ट्रपति कहलाते हैं। वंशानुगत नहीं है। किस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है? ब्रिटेन का। संसदीय लोकतंत्र है वहाँ, लेकिन गणराज्य नहीं है। गणराज्य कोई देश का नाम बताइए जो गणराज्य देश हो। हाँ, फ्रांस। फ्रांस का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया दिया जाता है। तो ये शब्द आपको गणराज्य क्लियर हो गए। तो अगर कोई पूछेगा कि हम भारत के लोग भारत को कैसा देश बनाना चाह रहे हैं, तो 3 चीज़ें याद रखना है। 4 चीज़ें: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना रहे हैं। तथा उसके समस्त नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय दिला रहे हैं? 3 प्रकार की। न्याय शब्द जब आएगा तो कितने प्रकार की न्याय की हम बात करते हैं? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और। प्रश्न पूछता है कि क्या भारतीय संविधान में नागरिकों को धार्मिक न्याय दिलाने के लिए राष्ट्र संकल्पित है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए धार्मिक शब्द नहीं लिखा है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 ही लिखा है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है हमारा भारतीय संविधान? प्रस्तावना 5 प्रकार की। राजनीतिक न्याय, अब हो गया विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। समता कितने प्रकार की बात करता है? 2 प्रकार की। क्योंकि जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर इन शब्दों को बड़ी गहराई से बताया जाता है। न्याय क्या है, अवसर क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ये सबके अलग अलग लेसन होते हैं। न्याय पर तमाम अपना विचारक अपनी विचार दिए हैं, स्वतंत्रता पर दिए हैं, प्रतिष्ठा पर दिए हैं, अवसर पर दिए हैं। तो यहाँ पर समता कितनी हो गई? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समता की बात होती है कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की पर्सनल गरिमा है और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित। अब एकता और अखंडता क्या है? जैसे अभी जाएंगे आप ट्रेनिंग में तो आपको कानून में जो नया कानून आया है BNS, उसमें धारा 152 ऐड किया गया है जो पहले नहीं था। IPC में राजद्रोह था, धारा 121 से लेके 124A तक पढ़ाया जाता था। 124A में क्या है, 124 में क्या है, 121, 22, 23 ये धाराएं थी। नई धारा 152 आई है जिसमें 7 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक का दंड है। धारा 152 BNS, इसमें राष्ट्रद्रोह को परिभाषित किया गया है कि राष्ट्रद्रोह क्या है। तो राष्ट्रद्रोह को जब परिभाषित किया जाता है तो वहाँ पर ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, एकता और अखंडता। अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कोई व्यक्ति खतरा बन रहा है, चाहे वो किसी भी माध्यम से बन रहा है, तो माना जाएगा कि व्यक्ति राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है। हमारी जो राष्ट्र की एकता है और हमारी जो अखंडता है कि हम विभिन्न गुलदस्ते के फूलों की तरह, गुलदस्तों की तरह कई फूलों को एक गुलदस्ता में बनाया गया भारत को, उसको कोई बिखारने का प्रयास करता है, सैनिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, राष्ट्र के सीमाओं पर कोई ऐसी गतिविधि फैलाता है, तो उनको हम राष्ट्रद्रोही कहेंगे। और उसको परिभाषित 152 में दिया गया है। मिनिमम 7 साल का दंड है और आजीवन कारावास तक एक्सटेंड है वो। तो यहाँ पर हमको राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, अब बंधुता भी पॉलिटिकल साइंस में अलग से पढ़ाया जाता है। बंधुता, भाईचारा जिसको आप कहते हैं, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, अब हम लोगों से सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में 2001 में ये क्वेश्चन पूछा था, ये शब्द नहीं दिया था, ये शब्द दिया था मित्र मार्ग शुक्ल सप्तमी संवती 2006, कहीं 2007, कहीं 2008, कहीं 2009, कि कब हमारा ये संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इसका एक ही फंडा, अगर डेट आपको भूल जाए, केवल 57 साल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ईस्वी सन में 57 ऐड करिए, विक्रमी संवत मिल जाता है। ठीक है, तो 57 दिमाग में याद रखिए कि अगर ये डेट आपको भूल भी गया तो 1949 में 57 अपना ऐड कर दीजिए, 2006 विक्रमी संवत आ जाएगा। अब क्या करते हैं इस दिन को? एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना से एक क्वेश्चन और भी आता है, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ समाप्त होती है। तो हम भारत के लोग स्टार्ट करेगा, डैश 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 दे देगा और फिर आत्मार्पित नीचे लास्ट में वो लिख देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये शब्द लास्ट वाला याद रखना है। अगर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित में ये आपको ध्यान रखना है कि आत्मार्पित लास्ट शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो आप इसका मोटा मोटी अर्थ इसका समझ गए होंगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हमने सिंपल 10-12 क्वेश्चन ऐसे बैठे बैठे बना रहे थे, तो इस क्वेश्चनों को हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपके ये प्रस्तावना एकदम क्लियर हो जाए। 20 क्वेश्चन हैं, ये एक क्वेश्चन तो हमने यहाँ लिख ही दिया है। पहले हम आपसे पूछेंगे ताकि आपकी जो ध्यान है वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा अथवा कुंजी कहा जाता है? संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा अथवा संविधान की कुंजी कहा जाता है? किस भाग को? प्रस्तावना को। तो पहला आंसर आपका ये हो गया, प्रस्तावना। डॉक्टर अंबेडकर ने किस भाग को संविधान की आत्मा कहा था? हाँ, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत कितने प्रकार की रीटें दाखिल की जा सकती हैं? 5 प्रकार की। कहाँ पर दाखिल की जा सकती हैं? अच्छा, हाई कोर्ट में भी रीटें दाखिल की जा सकती हैं 32 के अलावा भी। किस अनुच्छेद से? 226 से। तो हाई कोर्ट को विशेष अधिकार यहाँ पर हो गया है कि इसके तहत भी दाखिल की जा सकती है, और स्पेशली 226 में प्राविधान है कि वो रीटें दाखिल की जा सकती हैं। पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी खतरनाक रीट होती है वो कौन सी होती है? कोई व्यक्ति पुलिस के खिलाफ जब जाता है, आप चूंकि पुलिस में आ गए, तो पुलिस के खिलाफ कोई जनता अगर जाती है, रीट दाखिल करती है, तो कौन सी याचिका दाखिल करती है? सबसे खतरनाक जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी पांडे जी थे हाई कोर्ट में, हम लोगों के लिए कोर्ट ने एक आदेश किया था एक मुलजिम को पकड़ के ले जाने के लिए कि हमारे सामने प्रस्तुत करिए। बहुत पुराना मुकदमा था, तो उसमें न्यायालय की लापरवाही थी, लेकिन न्यायालय ने पुलिस पर आरोप किए थे। तो हाई कोर्ट ने पुलिस को, एसपी सर को तलब किया हाई कोर्ट में कि आप इस मुलजिम को लेके हमारे सामने प्रस्तुत किए। भी 15 दिन पहले की बात है। तो हम लोग उस मुलजिम को लेके हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किए। तो इसमें कभी कभी लड़के गायब हो जाते हैं, काफ़ी दिन जब नहीं मिलते हैं, तो या कोई याचना करता है वहाँ पर, तो कोर्ट कहती है कि आप भाई ढूंढ के और इतने दिन के अंदर यहाँ ले आकर हाई कोर्ट में प्रस्तुत करिए। तो ये हो गया पुलिस के वर्क में, डेली रूटीन में 6 महीना में, साल भर में एक बार ये आ ही जाता है। और दूसरा भाई, हम लोगों के खिलाफ हमने किसी को वैसे बंद कर दिया बिना लीगल प्रोसीजर के, तो उन चीज़ों में भी कोर्ट तलब करता है जहाँ पर मानवाधिकारों का हनन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो ये अंबेडकर वाला क्लियर हो गया आपको। संविधान प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? सही बिल्कुल उत्तर है आपका, परिचय पत्र। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? N.A. पालखी। बहुत बड़े ये लायर रहे हैं। N.A. पालखी वाला ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। और ये शब्द किसने कहा था कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है? प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये किसने कहा था? सर अलादी कृष्णास्वामी अय्यर। सर अलादी कृष्णास्वामी अय्यर। तो 2 चीज़ें हो गया, परिचय पत्र N.A. पालखी वाला, दीर्घकालीन सपनों का विचार है सर अलादी कृष्णास्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन पहली बार कब हुआ था?
संविधान की प्रस्तावना की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना। संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? पहली बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। और संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन कब हुआ है? हाँ, 2002 में क्या शब्द संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में पहली और अंतिम बार यही संशोधन हुआ है। तो ये क्वेश्चन ये पूछता है कि पहली बार कब हुआ है, अंतिम बार कब हुआ? अंतिम बार भी यही हुआ है। तो इसमें शब्द कौन जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सब जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे जब संशोधन हुआ था। तो अंतिम बार भी यही संशोधन हुआ, पहली बार भी यही संशोधन हुआ। उसके बाद बहुत डिबेट चला, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। अब ये बताइए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चला, क्या संविधान की प्रस्तावना में अब संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन, लास्ट जो डिसीजन है वो क्या है? संशोधन हो सकता है। ये आपको आंसर देना है। अब आपका प्रश्न होता है क्यों हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। तो जैसे अन्य संविधान के भाग में संशोधन हो सकता है, वैसे ही प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 368। किसी संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। 368 जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 13 में हम लोग डिस्कशन इस पर करेंगे 1-2 पीरियड का, कि अनुच्छेद जो 13 है और अनुच्छेद 368 है, दोनों में संशोधन का क्या नज़रिया है। 13 क्या है, जानकारी है आप लोगों को? क्या है? जब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 12 से। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, 13 में विधि की परिभाषा दी गई है। किसकी दी गई है? विधि की। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्टों में है विधि की परिभाषा। यहाँ पर काफ़ी दिनों तक डिस्कशन होता रहा कि 13 बड़ा है कि 368 बड़ा है, इसका अलग एक डिबेट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संशोधन द्वारा कितने शब्द जोड़े गए थे? आप बताई दिए। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान संशोधन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं किया जा सकता है। तो मूल ढांचा का भी अलग से हम लोग पढ़ेंगे कि उस केशवानंद भारती वाले मामले में 1973 में क्या दिया गया था और मूल ढांचा किस चीज़ को कहा गया। तो उसके लगभग 22 अब तक डिफाइंड विभिन्न समयों पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जब डिसीजन दिया 1973 में, 1973 वाले मामले में 24 अप्रैल 1974 को डिसीजन दिया, जिस दिन सचिन का जन्मदिन है। 24 अप्रैल को है ना, तो ये याद रखिए, सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल को है। 24 अप्रैल को ही ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें क्लियरिटी उसने किया कि क्या मूल ढांचा, क्या क्या चीज़ें मूल ढांचा है, और ये बताया कि अभी इसमें बहुत और भी व्यापक चीज़ें आएंगी। समय समय पर जब हम डिसीजन देते रहेंगे उसमें हम व्याख्या करते रहेंगे कि मूल ढांचा क्या क्या है। तो इसमें भी उन्होंने शब्दों को नहीं बताया कि मूल ढांचा इसमें कौन कौन से शब्द है, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ उसके मूल ढांचा की बात आएगी हम हस्तक्षेप करेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। ये प्रस्तावना में जो संशोधन किया जाएगा, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, दी जा सकती है। सीधा आंसर भाई, जब वो कह रहा है कि इसके मूल ढांचे में चेंजिंग नहीं होगा, तो अगर सरकार ने, संसद ने चेंज कर दिया तो उसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है?
मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हाँ 25। और संविधान दिवस? तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन बस अपना दूर रखना है कि ये जो शब्द लिखा है कि 26 नवंबर, हाँ, और ये 25 जनवरी, ये यहाँ से एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। और जब मेंस में आप लिखेंगे तो इसी में से किसी शब्द को उठा लेगा। संपूर्ण प्रभुत्व क्या है, 250 शब्दों में अपने विचार रखिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता क्या चीज़ है, बंधुत्व क्या चीज़ है। तो इसको अलग अलग आप डीपली जब पढ़ेंगे, अब आपको डीपली पढ़ना ही चाहिए क्योंकि एक नौकरी मिल गई। अब आप डीपली शब्द पढ़िए, हर बंधुता पढ़िए, आप जो है स्वतंत्रता पढ़िए क्या चीज़ है, और अखंडता पढ़िए, एकता पढ़िए। जो शब्द इसमें दिए गए हैं इसके एक एक शब्द को बंधुता पढ़िए, तब जाके और क्लियरिटी आपको। अभी ये मान के चलिए कि अभी बहुत कुछ चीज़ें इसमें बताने के लिए शेष हैं, लेकिन बच्चे बहुत कम हैं, इसलिए आज ज़्यादा रुचि हम नहीं ले रहे हैं। 5 ही बच्चे हैं और भी बच्चे आएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को एक आइडिया हम केवल आज डेवलप किए हैं कि पढ़ते कैसे हैं और पढ़ाते कैसे हैं। नहीं 3 इडियट में वो लिखता है राजू रस्तोगी, क्या नाम लिख देता है, किताबें लोग ढूंढते हैं। तो पढ़ने का तरीका हम आपको, पढ़ना तो आप ही को है, टीचर कुछ आपको एक आइडिया देगा, आपके अंदर कैटालिसिस का काम करेगा। कैटालिसिस समझते हैं? केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं केमिस्ट्री में, तो वहाँ कैटालिसिस दिया जाता है कि अगर 2 एलिमेंट का रिएक्शन हम करा रहे हैं, 2 किसी केमिकल चीज़ों का रिएक्शन करा रहे हैं, तो एक तीसरा वहाँ रखते हैं जो उसके रिएक्शन को और तेज़ बढ़ा देता है, उसको कैटालिसिस कहते हैं। तो एक जो ट्यूटर होता है, जो टीचर होता है, एक कैटालिसिस का काम करता है, आपके अंदर जोश भरता है, जज्बा भरता है, उत्साह देता है, पढ़ने का तरीका बताता है। कि जैसे अब हम 26 साल 27 साल ये 1995 के रटे हुए हैं, 94-95 और भूलता नहीं हमको प्रस्तावना। तो जब याद हो जाएगा ना प्रस्तावना को, तो आप याद ही कर लीजिए, उसको सोचिए मत कि भले और चीज़ें अनुच्छेद मत याद करिए, लेकिन इसको याद ही कर लीजिए। तो अगली जब क्लास हम लोगों की चलेगी तो हम लोग उससे मौलिक अधिकार से शुरू करेंगे, ठीक है ना। और मौलिक अधिकार को कम से कम 8-10 दिन चलाया जाएगा। मौलिक अधिकार पर एक JN पांडे की बुक चलती थी जब हम लोग तैयारी करते थे इतनी मोट की, तो आधा संविधान की, तो आधा पार्ट उनका जो है केवल मौलिक अधिकार पर ही किताब थी, आधा में सब था। अब तो तमाम बड़ी ये सिविल के लिए आ गया है, उनका कौन सा किताब है, एम लक्ष्मीकांत का अब चल रहा है। तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ने से आप तभी पढ़ पाएंगे जब इन चीज़ों को समझे रहेंगे, क्योंकि वो तो केवल लिखने वाली चीज़ बताए हैं, इतने अध्याय उन्होंने कर दिया है। और जैसे परीक्षाओं में लिखा जाता है उस तरह से पॉइंट वार उन्होंने, उनको 7वां संस्करण उनका मंगाए हैं, पढ़ते हैं उसको। तो लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको बेयर एक्ट से ही याद कर लीजिए, ये आपके ट्रेनिंग का पार्ट है। इसे एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, इसलिए इसको शुरू किया गया। मैथ इसलिए नहीं शुरू किया गया आज कि मैथ आपके ट्रेनिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये आपके ट्रेनिंग का पार्ट है। संविधान पूरा पार्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कानून आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जिससे आपके कंपटीशन में भी फ़ायदा हो जाए और आपके ट्रेनिंग में भी फ़ायदा हो जाए। विभाग में भी आप जब भी कोई किसी को अरेस्ट करेंगे, जेल भेजेंगे, किसी पर कार्रवाई करेंगे, ये चीज़ें जानते रहेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी हद कहाँ तक है, हमको अपनी सीमाओं का ज्ञान रहेगा। जब ये नहीं जानेंगे, आप केवल YPC लिए, BNS लिए घूम रहे हैं, तो आप किसी के अधिकारों का अतिक्रमण कर देंगे, हाँ, उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पुलिसिंग अलग चीज़ पर है, लेकिन हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ पर नागरिकों के भी अधिकार है। हमारे अधिकार तो कानूनन नहीं है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, इनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जो आम जनता है जिसके साथ हो रहा है उसका भी अपना अधिकार है। तो हम लोगों को मौलिक अधिकार भी आपको पढ़ाया जाएगा, मानवाधिकार भी पढ़ाया जाएगा। ट्रेनिंग में भी पूरा एक पेपर रहेगा आपका मानवाधिकार का, संविधान का पूरा, जैसे 6 पेपर होंगे तो एक पूरा पेपर है ये। IPC का एक पेपर होगा, माने कानून का, BNS का, एक BNSS का होगा, एक एविडेंस एक्ट का होगा, एक एक्टों का होगा, विभिन्न प्रकार के 50-60 अधिनियम आपको पढ़ाए जाएंगे, गोवध अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम, बिजली का अधिनियम, IT एक्ट का अधिनियम, तमाम अधिनियम पढ़ाए जाएंगे। उसके साथ साथ ये कानून भी पढ़ाए जाएंगे। और वहाँ नींद बहुत आती है ट्रेनिंग सेंटर में, सवेरे 4 पीरियड जो दौड़ा के और परेड करा देते हैं, और इतनी भूख लगती है वहाँ पर जाने के बाद, 4 पीरियड के बाद अथाह भूख लगती है, आदमी पूरा मेस का खाना
भर लेता है पेट में, और 10 से लेकर 2-2:30 बजे तक क्लास चलता है, जाकर वहीं सोता है। जो 9-10 महीना सो के आ जाता है वो जीवन भर सोता ही है, और जो वही 4 घंटा रोज़ जग के आएगा तो कुछ सीख के आएगा, भविष्य में उसकी काम करेगी। तो अभी आप बताइए कि 22 तारीख को हम लोगों का डिजिटल वॉरियर पर मीटिंग है DIG साहब की। हम तो उसी उद्देश्य से बुलाए थे कि एक पढ़ाई भी हो जाएगी और बच्चों को हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि वो कौन से 26 बच्चे चलने हैं। केवल 26 बच्चों को ले जाना है इसमें से, आप लोगों में से, बाकी 75 हम दूसरे स्कूलों से ले जाएंगे। 100 बच्चों को ले जाना है हमको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप लोग 25 की एक सूची दे दीजिए हमको कि कौन बच्चे जाएंगे, तो उनकी एक बार फिर मीटिंग बुला लिया जाए यहाँ पर। किस दिन बुलाया जाए? ग्रुप में सर मैसेज कर दिया जाएगा। ग्रुप में आज मैसेज आप लोग करिए कि केवल 5 ही बच्चे आ पाए थे और लोग नहीं आ पाए, जिसके वजह से जो है पढ़ाई भी अधूरा रह गया। आज जो जिस उद्देश्य के लिए बुलाया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। तो कल बुलाया जाए, परसों बुलाया जाए? इसमें किसी को कल तो कल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कल सुबह 8 बजे मैसेज डालिए कि आज नहीं आ पाए, कल 8 बजे। पढ़ाई के अलावा भी अन्य एक काम है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन तीनों जिलों के SP से होगा, उत्तर प्रदेश के DGP से होगा, संभवतः मुख्यमंत्री जी भी जुड़ रहे हैं उस कार्यक्रम में, और DIG साहब और ADG जोन गोरखपुर। आप तो पदों की एक तो जानकारी होगी, कौन पद कैसे काम करता है, क्या वर्दी पहनता है, क्या अधिकारियों की मंशा है, शासन की क्या मंशा है, किस तरह से हमको फ्यूचर में काम करना है। एक बड़े मंच पर 700-750 डिजिटल वॉरियरों की मीटिंग है। सारे अधिकारी जो गोरखपुर जोन के जितने अधिकारी हैं सब यहाँ जुड़ेंगे, प्रत्यक्ष रहेंगे मंच पर, और आप सामने बैठे रहेंगे। और वहाँ से DGP और गृह सचिव जुड़ रहे हैं लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपके प्रश्नों का वो जवाब देंगे, ठीक है ना। तो बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो कल 8 बजे आप 26 लोगों को ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, एक कमांडर रहेगा उसका और 25 उसके साथी रहेंगे। हम यहाँ से बस अवेलेबल कराएंगे 22 तारीख को 8 बजे 8:30 बजे। उसी बस में सभी लोग बैठेंगे, वहाँ भोजन पानी सारी व्यवस्था है वहाँ पर एक्यूरेट है, वहीं चल के भोजन करना है, वहीं कार्यक्रम में भाग लेना है, ठीक है। तो कल 8 बजे के लिए रखते हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सीखने के लिए जब भी सर्वोच्च न्यायालय फंसता है किसी से संविधान के किसी पार्ट को, किसी अनुच्छेद को व्याख्या करने में, तो फिर वो प्रस्तावना पढ़ता है एक बार कि हमारी